गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं हूँ सुप्रिया कुमारी। आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है यूट्यूब पर हिस्ट्री की क्लासेस। हिस्ट्री में हम लोग क्या देख रहे हैं अभी अभी हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग क्या देख चुके हैं, तो इस सभ्यता में हम लोग कुल 7 शहर देख चुके हैं अभी तक, और आगे की 3 शहरों को आज देखेंगे। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में आगे बढ़ते हैं अब हम लोग हड़प्पा के महत्वपूर्ण शहरों में हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि इसका 8वां शहर जो है वो क्या है, रोपड़। है ना, रोपड़। देखिए, शहर को कौन खोजा, किस नदी के किनारे खोजा, ये सब आपको मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर उनके खोजकर्ता का नाम नहीं है। अब एक ही चीज बार बार क्या बताओ, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। रोपड़ जो है वो पंजाब में खोजा गया, सतलज नदी के किनारे। और रोपड़ से क्या मिला है, तो रोपड़ कैसे क्या मिला है हमको, तो आदमी के साथ कुत्ता, है ना, एक शव मिला है, शव क्या कंकाल मिली है जिसमें आदमी के साथ कुत्ते को दफनाया गया था। ये मिला है हमको रोपड़ से। और सेम यही चीज नवपाषाण काल में, देखिए हमारे जो आदि मानव थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। तो मध्य पाषाण से क्या था, आदि मानव मध्य पाषाण से ही अंत्येष्टि कार्यक्रम यानी कि शवों को दफनाने जलाने का कार्यक्रम जान चुके थे। तो मध्य पाषाण से वो जान गए थे कि लाशों को क्या करना है, दफनाना है। और नवपाषाण, और हमको एक ऐसा साक्ष्य मिला है नवपाषाण काल में, कहाँ से, बुर्जहोम से, कश्मीर के बुर्जहोम से, जिसमें एक हमको शव मिला है जिसमें क्या है, आदमी के साथ कुत्ता है। और सेम चीज हमको कहाँ से मिला है, रोपड़ से मिला है। ठीक है, आदमी के साथ कुत्ता को दफनाया गया था, कुत्ते का शव मिला है। ये चीजें मिली है रोपड़ से। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद है अगला है क्या, रंगपुर। रंगपुर गुजरात, रंगपुर जो शहर है वो गुजरात में खोजा गया। और रंगपुर से क्या मिला है, धान की भूसी मिली है ना। रंगपुर से धान की भूसी मिली, जिससे क्या प्रूफ होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग चावल के, ये धान उगाते थे, मतलब चावल से परिचित थे। उसके बाद सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर जो है वो भी गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला है, घोड़े का अस्थि पंजर मिला, यानी कि घोड़े का कंकाल मिला है। इससे क्या पता चलता है कि ये लोग घोड़े से परिचित थे, घोड़े को पालते थे। और क्या मिला है, यहाँ पर जो हमको शव मिला है वो कलश में मिला है। कलश में कुछ हड्डियां मिली है। जैसे कैसे हमारे यहाँ अभी जब दाह संस्कार कर दिया जाता है, उसके बाद उसकी हड्डियों को चुनकर एक कलश में लेके हम लोग क्या करते हैं, प्रवाह करते हैं ना। तो सेम कलश में कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, यानी कि कलश में हड्डियों के टुकड़ों को डाल के वो लोग दफना, बहाए नहीं, प्रवाह नहीं किए, वो लोग क्या किए, दफना दिए। तो यहाँ से हम लोग को कलश सावधान मिला है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीजें हमको मिला, रोपड़ से आदमी के साथ कुत्ता, रंगपुर से धान की भूसी, सुतका गेंडोर से घोड़े का साक्ष्य, और कलश शवाधान। तो ये टोटल हो गए आपके कुल मिला के 10, है ना। कौन कौन, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, 7 हो गया, और 3 हम लोग आज देख लिए। तो कुल मिला के सिंधु घाटी सभ्यता के 10 शहर आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग आगे क्या देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं देखेंगे। जैसे उनका कैसा नगर था, है ना, नगर नियोजन कैसा था उनका, वो लोग का वेशभूषा कैसा था, वो लोग मनोरंजन किस चीज से करते थे, इस समाज कैसा था उनका, समाज वर्गीकृत था कि नहीं। और जो समाज का वर्गीकरण था, क्लासिफिकेशन था, जैसे आज हमारा समाज कैसे जाति के आधार पर वर्गीकृत हो गया है, तो उस समय समाज उनका किस आधार पर समाज का वर्गीकरण था। तो उनके पूरे समाज के बारे में, है ना, मनोरंजन कैसे करते थे, कैसा उनके यहाँ शिक्षा का क्या था, वो लोग पढ़े लिखे थे या नहीं थे। तो ये सारी चीजें उनके, मतलब पूरी सोसाइटी के, पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनकी पूरी सोसाइटी, उनके समाज, उनके सारे कुछ के बारे में हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा का वास्तुकला, है ना। सबसे पहले हम उनका वास्तुकला देखते हैं। तो देखिए, क्योंकि हमको ऐसी ऐसी चीजें मिली है हड़प्पा से, इतनी अच्छी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, नालियां का प्रबंधन बहुत अच्छा था, कई बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, सभागार मिला है, स्टेडियम मिला है, यानी कि काफी अच्छा उनका आर्किटेक्चर था। ठीक है, तो उनके आर्किटेक्चर को हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो देखिए, हड़प्पा की वास्तुकला, हड़प्पा की वास्तुकला में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो सबसे पहले नगर नियोजन, उनका जो टाउन प्लानिंग था ना, नगर नियोजन हम लोग देखेंगे इसमें। कैसे वो लोग नगर को, जैसे घर बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, उसका लेआउट होता है, उसको ग्रिड तैयार किया जाता है, तब घर बनता है। तो जैसे ये नगर बसाने के पहले ये लोग पूरा प्लानिंग किए थे, कैसे सड़क बनाना है, कैसे नालियां बनानी है, कैसे भवन बनाना है। तो सबसे पहला है उनका नगर नियोजन। ठीक है, कैसे ये लोग
नगर को नियोजित किए। फिर क्या देखेंगे हम लोग, निर्माण सामग्री। जब नगर नियोजन हो गया तो घर बनाएंगे ना, सड़क बनाएंगे ना, तो इसमें क्या क्या ये लोग निर्माण सामग्री लगाते थे। जैसे आज हम लोग ईंट यूज करते हैं, टाइल्स यूज करते हैं, मार्बल्स यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं, ये लोग क्या किया करते थे। फिर देखेंगे जल निकास प्रणाली। आज हमारे यहाँ भी नालियां होती है, घरों से निकलने के लिए चैम्बर्स होते हैं, वो लोग किस तरह से अपने घर से जल को निकालते थे। फिर है अन्नागार, जो कई बड़े बड़े अन्नागार हमको मिले हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बाकी जगहों से। तो ये अन्नागार कैसे इनका बनता था, किस तरह का था। सभागार, सभागार भी मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। स्नानागार, स्नानागार तो क्या है, ये बहुत काफी मतलब क्या बोल सकते हैं आप, इसको वंडर कह सकते हैं, ऐसा था स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। और आवास, उनके आवास कैसे थे, है ना, मतलब पक्की ईंटों के बने थे, कच्ची ईंटों के बने थे, बड़े थे, छोटे थे, किस वर्ग के लिए कैसे आवास थे। तो हड़प्पा के वास्तुकला में सबसे पहले आज हम लोग देख रहे हैं हड़प्पा का वास्तुकला। फिर हम देखेंगे उसका सामाजिक जीवन, उसका आर्थिक जीवन, हड़प्पा की लिपि, है ना, हड़प्पा की मतलब कला और संस्कृति। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसमें पहला है आपका हड़प्पा का वास्तुकला। वास्तुकला में ये कुल मिला के इन सारी चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। हम लोग आगे देखते हैं क्या, हड़प्पा का वास्तुकला। हड़प्पा का वास्तुकला में हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, नगर नियोजन। तो देखिए हड़प्पा का जो टाउन प्लानिंग था वो किस तरह का था। तो जो नगर था वो दो भाग में बटा हुआ था। एक जो था वो एक मतलब नगर का एक हिस्सा जो था वो ऊंचाई पर बसा हुआ था, जो कि पश्चिम की ओर था, है ना, उसको पश्चिमी टीला बोलते हैं या पश्चिमी दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा भाग जो था नगर का वो निचले स्तर पर बसा हुआ था, नीचे, जिसको कि पूर्वी निचली नगर बोलते थे, है ना, पूर्वी टीला या पूर्वी निचला नगर बोला जाता था। ठीक है, तो पश्चिमी टीला जो था, जो कि ऊंचाई पर था, वो क्या था, दुर्ग, उसमें दुर्ग था, है ना, वो दुर्गीकृत था, उसमें दुर्ग थे। मतलब कि जो भी आपका पूरा पश्चिमी टीला है, पूरे टीले के चारों तरफ क्या था, सुरक्षा प्राचीर थी, मतलब कि दीवार थी, दीवार से उसको पूरी तरह से घेरा हुआ था, वो बाउंड्री से पूरी तरह से घेरा हुआ था। तो इसलिए क्या कहा जाता है कि जो पश्चिमी टीला था वो दुर्गीकृत था, जबकि पूर्वी टीला जो था उसके चारों तरफ दुर्ग नहीं थे। ठीक है, वहां पे सुरक्षा प्राचीर नहीं था। पश्चिमी टीला में क्या मिला है हमें, बड़े बड़े भवन जैसे अन्नागार, सभागार, पुरोहित आवास, ये सब पश्चिमी टीला में मिला है। स्नानागार, ये सब पश्चिमी टीला में मिला है। मतलब इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि जो पश्चिमी टीला था ना, वो उस समय के वहां के उस समय के जो बड़े लोग रहे होंगे, सम्राट लोग रहे होंगे, मतलब कि होता है ना हमारे सोसाइटी में अभी भी अमीर लोग, गरीब लोग, बस यही समझ लीजिए। तो जो अमीर लोग रहे होंगे वो पश्चिमी टीले पे रहते होंगे, क्योंकि जितने बड़े बड़े भवन मिले हैं हमको सब पश्चिमी टीला पर मिला है। ठीक है, पूर्वी टीला पर छोटे भवन मिले हैं, पूर्वी निचली नगर में छोटे छोटे भवन मिले हैं, आम लोगों के रहने का घर मिला है। पश्चिमी टीला में अभिजात्य लोग या फिर अमीर लोगों के रहने का घर मिला है। ठीक है, पूर्वी टीले में तांबे गलाने की फैक्ट्रियां मिली हैं या भट्टियां मिली है, मतलब कि जितने लोग काम करने वाले लोग थे, है ना, जितने काम करने वाले लोग थे, जैसे कि आपका हो गया शिल्पकार, हो गया श्रमिक, हो गया कुम्हार, हो गया, मतलब जितने काम करने वाले आम लोग थे, मजदूर वर्ग के लोग, श्रमिक वर्ग के लोग, वो पूर्वी टीले में रहते थे, और जो अमीर वर्ग के लोग थे वो पश्चिमी टीले में रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से इनका पश्चिमी टीला में बड़े बड़े भवन मिले हैं। लेकिन एक बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में महल का कोई जिक्र नहीं है, कुछ महल जैसा कुछ नहीं मिला है। भवन मिले हैं तो वो बड़े आकार के मिले हैं, उसमें कमरे ज्यादा है, लेकिन महल के जैसा नहीं है। मंदिर कहीं नहीं मिला है ना, कहीं पर मंदिर बना हुआ नहीं मिला है। ठीक है, तो इस तरह से इनका पूरा नगर दो भाग में बट गया, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला दुर्ग के चारों तरफ दुर्ग बना दिया गया, पूर्वी टीला जो है वो दुर्ग रहित था। और फिर आपको बता ही दिए पश्चिमी टीला में क्या क्या मिला है और पूर्वी टीला में क्या क्या मिला है। तो ये हो गया इनका नगर नियोजन, की कैसे इनका नगर का प्लानिंग था, कैसे ये लोग अपने नगर को बसाए हुए थे। अब हम लोग सेकेंड नंबर में देखते हैं क्या, निर्माण सामग्री। ये लोग कौन कौन सा निर्माण सामग्री का यूज करते थे। आगे हम लोग देखते हैं निर्माण सामग्री। तो हम लोग अभी निर्माण सामग्री देखते हैं कि ये लोग जो अपना वास्तुकला में जो भी बनाते थे, भवन या सभागार या अन्नागार जो भी हमें प्राप्त हुआ है, इसमें ये क्या निर्माण सामग्री यूज करते थे, ये हम लोग अब देखते हैं। तो देखिए निर्माण सामग्री में ये लोग कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंट का प्रयोग करते थे, है ना,
दोनों जैसे कि हम लोग देखे ना कि इनका जो भवन बना हुआ है, सुरक्षा दीवार बना हुआ है, इनका जो अन्नागार है, सभागार है, ये सब किसका बना हुआ है? तो ईंटों से बनाते थे ये लोग। और ये कच्ची और पक्की दोनों ईंट का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो देखिए कच्ची ईंट का प्रयोग कहाँ करते थे? तो चबूतरा बनाने में, है ना। जैसे अन्नागार के बाहर जो चबूतरे थे ना, जिसपे बैठ के अनाज कूटते थे श्रमिक लोग, तो उस चबूतरे को बनाने में किसका यूज किया जाता था? कच्ची ईंट का। रक्षा प्राचीर जो ये भवन के किनारे, पश्चिमी टीले या पूर्वी टीले के किनारे जो दुर्ग बनाया जाता था, वहां पर ये लोग कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। सड़क बनाने में कच्ची ईंट का प्रयोग करते थे। ठीक है, और पक्की ईंट का प्रयोग कहाँ करते थे? तो देखिए भवन को बनाने में ये लोग पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, अन्नागार बनाने में पक्की ईंट का प्रयोग करते थे, सभागार हुआ, आपका स्नानागार हुआ स्नानागार हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें बनाने में नालियां, कुआं और गोदीवाड़ा यानी कि जो बंदरगाह था, ये सब बनाने में ये लोग पक्की ईंट का प्रयोग करते थे। तो दोनों तरह की ईंटों का ये लोग प्रयोग किया करते थे। ईंटों का अनुपात क्या होता था? 4:2:1, मतलब 4:2:1 जो था, लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई 1, इस तरह का अनुपात था। आज भी हम जो ईंट का प्रयोग करते हैं ना घरों में, वो 4:2:1 के ही अनुपात में उसका साइज होता है। ठीक है, तो ईंट हो गया। उसके बाद जैसे देखिए ईंट को जोड़ने के लिए क्या यूज करते थे ये लोग? तो गारा, जो भी गारा यूज किया जाता है, मोर्टार। तो सीमेंट नहीं यूज करते थे ये लोग, जिप्सम यूज किया करते थे। जिप्सम का गारा बनाते थे, उसी से ईंट को जोड़ते थे। साथ ही साथ ये लोग चारकोल का भी यूज करते थे। जो भी आपका स्नानागार वगैरह का जो फर्श था ना, उसमें चारकोल लगा हुआ था, क्योंकि चारकोल क्या करता है? पानी को सोखता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है चारकोल, ताकि पानी क्या हो, रिस के नीचे ना जाए, मतलब फर्श के नीचे ना जाए, फर्श को नीचे से नमी ना दे। तो चारकोल का भी इसलिए ये लोग यूज किया करते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें निर्माण सामग्री में ये लोग यूज करते थे। उसके बाद हम देखते हैं इनका जल निकासी प्रणाली। तो इनका जल निकासी प्रणाली काफी अच्छा था, है ना। जैसे सड़क था, इनका जो मेन मुख्य सड़क था, तो सड़क के किनारे किनारे नालियां थी। एक मेन इनका मुख्य नाली होता था, और सब जो भी मुख्य नाली, जैसे एक ऐसे मुख्य मेन नाली जा रहा है, और इसमें साइड साइड से बाकी नालियां आकर मिलती थी, है ना। बाकी ये नालियां मुख्य नाली में आकर मिलती थी। तो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया था, ऐसे नहीं कि नालियां जैसे तैसे थी। इस तरह से प्रॉपर तरीके से नालियां बनी हुई थी। नालियों को ढका भी गया था, नालियां ढकी गई थी। ठीक है, और बीच बीच में, नालियों के बीच बीच में ऐसे गड्ढे बनाए गए थे। ये गड्ढे किस लिए बनाए गए थे? तो देखिए ये गड्ढे इसलिए बनाए गए थे कि जैसे नालियों में पानी जा रहा है, अब इसमें कुछ सॉलिड चीज है, जैसे पेपर और आपका प्लास्टिक, कपड़ा, कुछ इस तरह का कचरा है, तो ये इसे जो आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर गड्ढा है, इसमें रुक जाएगा और पानी आगे बढ़ जाएगा। फिर इस गड्ढे को खोल के कचड़े को साफ करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर वेल प्लान्ड था इनका ड्रेनेज सिस्टम। जैसे सड़क प्रणाली इनकी अच्छी थी, वैसे ही इनका नाली नाली का भी ड्रेनेज सिस्टम ही बहुत ही काफी अच्छा था। ठीक है, नालियों को ढका हुआ था, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया था, कचरा बाहर नहीं फैलने दिया जाता था। तो ये रहा इनका जल निकासी प्रणाली, काफी अच्छी थी इनकी जल निकासी प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग अन्नागार। तो देखिए अन्नागार, जैसा कि पता आपको, क्या अन्नागार प्राप्त हुआ हमें हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, बड़े बड़े अन्नागार प्राप्त हुए हैं। अन्नागार में ये लोग क्या करते थे? अनाज भरकर रखते थे, है ना। सकता है पूरे साल के लिए ये लोग अनाज रखते होंगे, या कुछ कुछ इनका सार्वजनिक काम होता होगा जिसके लिए ये उसमें अनाज भरकर रखते होंगे, ताकि वो इसका यूज कर सके उस समय। तो इनका जो अन्नागार होता था, ये अन्नागार काफी बड़े बड़े होते थे, और ये हवादार रहता था, है ना। इसमें हवा की प्रॉपर व्यवस्था की गई थी। और अन्नागार का जो दरवाजा था, वो नदियों की तरफ खुला रहता था, ताकि उधर से क्या हो, फ्रेश एयर आए। और दूसरा, वहां से फिर अन्न को कहीं ले जाने में भी आसानी हो, नाव में भरकर या जहाज में भरकर। तो उसका जो दरवाजा था, मुख्य द्वार जो था अन्नागार का, वो आपका खुला रहता था नदियों की तरफ। ठीक है, सार्वजनिक प्रयोजन मतलब हो सकता है कि जैसे कैसे लंगर लगता है, या फिर कोई पूरी आपका पूरा शहर का कुछ एक कार्यक्रम हो रहा है, तो उसके लिए इस अन्नागार का प्रयोग होता रहा होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं सभागार। सभागार देखिए, इनका जो सभागार था, ऑडिटोरियम कह सकते हैं, सभागार कह सकते हैं, वो कैसा था? पीलर पर बना हुआ था, स्तंभ का प्रयोग किया गया था, और इस पर लोग बैठ के सभा करते थे, किसी चीज के बारे में जिक्र करते होंगे, सभागार में तो यही होता होगा। तो इस तरह से सभागार भी मिला है। फिर देखते हैं स्नानागार। स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो में मिला है, द ग्रेट बाथ बोला गया है इसको। तो देखिए
स्नानागार में क्या था इनका, स्नानागार इस तरह से बना हुआ, जैसे हम लोग देखे ना, आप पॉन्ड वगैरह देखे होंगे कैसे सीढ़ी से नीचे उतरते हैं हम लोग, तो वैसे ही सीढ़ी से नीचे उतरना था। नॉर्थ और साउथ ये दोनों डायरेक्शन में सीढ़ी था, नॉर्थ साउथ में सीढ़ी था, और वो स्नानागार के चारों तरफ, मतलब उसके 3 साइड में घर बने हुए थे, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे 3 साइड, है ना। 3 साइड से कमरे बने हुए थे, जैसे एंट्रेंस था, एक साइड से एंट्रेंस था सामने से, और बाकी तीनों साइड से क्या था, छोटे छोटे कमरे बने हुए थे, ठीक है। अब ये और उसी कमरे में पूरब के साइड एक कमरा था, ईस्ट के तरफ एक कमरा था जिसमें कि कुआं था, ठीक है। पूरब की तरफ एक कमरा था जिसमें कि कुआं था, और उसी कुएं से स्नानागार में यहाँ पर इसमें क्या होता था, जल भराई किया जाता था। हो सकता है ये लोग किसी सार्वजनिक, जैसे कैसे हमारे यहाँ छठ पूजा होता है, उस तरह का कुछ काम होता होगा इनके यहाँ। उस समय क्या करते होंगे ये लोग, उस कुएं से इसमें क्या करते थे, जल भराई करते थे, जल भरते थे। उसके साथ आपका साउथ ईस्ट में, है ना, साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में जल निकासी की भी सुविधा थी। जो जल गंदा हो गया उसको साउथ वेस्ट साइड से निकाला जाता था, वहां एक नाली था जिसमें से क्या किया जाता था, गंदे जल को निकालते थे, ठीक है। और आपका जो स्नानागार है उसका किसमें, आपका नॉर्थ और साउथ दोनों साइड सीढ़ी थी, नॉर्थ साउथ से भी उतरते थे, साउथ से भी, नॉर्थ और साउथ में सीढ़ी था। पूरब के कमरे में कुआं था, और दक्षिण पश्चिम के तरफ से क्या था, गंदे पानी के निकालने की सुविधा थी, है ना। बाकी 3 साइड से छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। हो सकता है ये कमरे वस्त्र बदलने के लिए चेंजिंग रूम रहा होगा इनका, या ये भी हो सकता है कि यहाँ से पानी ले जाकर कमरे में नहाते होंगे, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम तो इनकी लिपि पढ़ नहीं पाए ना, तो क्या करते थे ये लोग नहीं पता, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर किसी तालाब या पोखर के चारों तरफ रूम है तो ऑब्वियसली नहा कर जाके उसमें कपड़े ही चेंज करेंगे, ऐसा ही उनका उनका भी कॉन्सेप्ट रहा होगा, है ना। तो इस तरह से स्नानागार का बनावट था, ठीक है। और यही स्नानागार के फर्श पे क्या करते थे वो लोग, चारकोल का यूज किए थे वो लोग, ताकि चारकोल क्या करे, पानी को एब्जॉर्ब कर ले अपने पास, अपने से होकर वो नीचे नहीं जाने देता है, चारकोल पानी को पार नहीं करने देता है, ताकि पानी जो है वो फर्श के अंदर ना चला जाए, अंदर से नमी ना हो जाए और फर्श टूटे नहीं, ठीक है। देखिए बहुत काफी बेहतरीन था उनका वास्तुकला, उनका आर्किटेक्चर, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे ये लोग, है ना। ये सब इंजीनियरिंग की पढ़ाई आज हम लोग कर रहे हैं, और ये लोग कब का करके सारा कुछ इंप्लीमेंट करके बैठे हुए हैं हमसे बेहतर, ठीक है। उसके बाद देखिए आवास, इनका आवास कैसा था, तो आवास छोटे बड़े सब थे, है ना। बड़े भी घर थे, छोटे भी थे, बड़े घर जिसमें 4 5 6 कमरे, छोटे घर जिसमें 1 2 कमरे, है ना। और सभी घरों में क्या था, एक आंगन था, उसी आंगन में एक कुआं था, है ना। शौचालय भी था इनका, स्नानागार भी था, नहाने के लिए बाथरूम भी था घर में, प्रॉपर रसोई घर भी था। मतलब अभी जिस तरह के घर में हम रहते हैं उस टाइम भी ये लोग उसी टाइप के घर में रहते थे, ठीक है। तो ये इनका आवास था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनका वास्तुकला में हम लोग काफी चीजें देख लिए, एक एक करके नगर नियोजन देख लिए, सड़क देख लिए, फिर क्या देख लिए, निर्माण सामग्री देख लिए, उसके बाद क्या देख लिए, क्या अन्नागार देख लिए, स्नानागार देख लिए, सभागार देख लिए, आवास देख लिए, सब कुछ इनके बारे में देख लिए कि कैसा इनका आर्किटेक्चर था, कैसे बेहतरीन तरीके से ये अपने नगर को सजाकर स्वच्छ तरीके से रखे हुए थे, ठीक है। तो ये रहा आपका हड़प्पा का वास्तुकला आर्किटेक्चर, है ना। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, इनका आर्थिक जीवन देखेंगे, कैसे ये लोग खाते पीते थे, इनका सामाजिक जीवन देखेंगे, इनकी कला देखेंगे, कला और संस्कृति की, जैसे ये लोग क्या क्या बनाते थे, मूर्ति बनाते थे, घड़े बनाते थे, क्या क्या बनाते थे। तो 2 3 टॉपिक और बच गया है, फिर हड़प्पा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास समझ में आ रही है। प्रॉपर तरीके से मैंने एक एक करके सीक्वेंस वाइज में सब कुछ आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। जिसका एग्जाम है वो भी, जिसका एग्जाम नहीं है वो भी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। कुछ कमेंट हो, कुछ सुधार हो, करना हो, आप कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।